मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्रमाला नामक महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरे अध्याय के आधार पर मध्यलोक का वर्णन है। कुछ प्रश्न हैं किसी के? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे दिखेगा। हाँ बोलिए अनीता जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। पुष्कवट से जयपुर रमण समुद्र तक एकेंद्रीय जीवी होती है ना? नहीं, पंचेंद्र एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय तिर्यंश। पहले को बताया था शुरू में आपने नहीं होती तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मनुष्य नहीं होते, एकेंद्रीय होते हैं। एकेंद्रीय सब जगह ही है पूरे लोक में। और पंचेंद्रीय तिर्यंश, पंचेंद्रीय तिर्यंश होते हैं। सुनीता आंटी बोलिए। यमकगिरी है ना, कहाँ पर है यमकगिरी? नील पर्वत के पास में है क्या? हाँ, नील पर्वत ऐसे खड़ा है और नील पर्वत के यहाँ ये क्षेत्र है, समझ लीजिए उत्तर कुरु देवकुरु। तो वहाँ क्षेत्र में नील पर्वत के पास में सीता नदी के किनारों पर, सीता और सीतोदा के किनारों पर। 1000 योजन है क्या इसकी लंबाई ऊंचाई? हाँ, यमकगिरी 1000 योजन ऊंचे हैं। और सोने का बना हुआ है? हाँ। और किन्हीं को कुछ प्रश्न है? हाँ बोलिए, बीना भाभी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। ये नदियों के बारे में पूछना था, नदियों की संख्या कितनी? हाँ, नदियों की संख्या कितनी है? जम्बू द्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं? मोनिका भाभी आप बताएंगे जम्बू द्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं? भाभी वो जो 14 नदियां वो ही ना? हाँ, टोटल नदियां बतानी है कौन कौन सी हैं। गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्य, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, रक्ता रक्तोदा। हाँ, इनके अलावा और कोई नदियां हैं? वो उधर बहती है ना, वो नाम तो वही है ना, रिपीट होते हैं गंगा। हाँ, नाम रिपीट होते हैं तो अपन को काउंटिंग करनी कितनी? 14 तो ये हो गई और वो जो रिपीट हो रही है वो कितनी होंगी? 16 होंगे। 4 4 हाँ 8 4 इधर 16 हो गई ना, चारों क्षेत्र में। 16 गंगा, 16 सिंधु और विहंगा नदियां भी हैं। हाँ, विभंगा कितनी है? विभंगा 12 विभंगा। और है कुछ? और तो याद नहीं आ रहा।
हाँ ईशा बोलिए, और क्या रह गया? मुझे अभी पूरा अच्छे से पता नहीं है। परसों पेपर है। हाँ, चलिए बेला जी बोलिए। 16 रक्ता 16 रक्तोदा। हाँ बढ़िया। देखिए हो गई है ये कुल मिला के, टोटल हो जाएंगी 90। 14 तो जो महानदियां हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, तास्या। बीना भाभी आप समझ रहे हैं? कहाँ गए? हाँ 14 तो ये है ही, गंगा, सिंधु, रक्त यानी गंगा, सिंधु, हरित, कांता, सीता, सिद्धोदा, ये तो है ही 14। इसके अलावा विधेय क्षेत्र में 12 विभंगा नदियां हैं, जो विधेय क्षेत्र के जिससे डिवाइडेशन होते हैं, तो 12 ये हो गई। इसके अलावा विधेय क्षेत्र के 32 देश हैं, तो 32 देशों में 2-2 नदियां बहती है। अगर अभी अपन नाम नहीं निकालें तो अपन ऐसे टोटलिंग करें तो 32 देश में हर देश में 2-2 नदी बह रही है, तो 64 ये हो गई, 64 ये हो गई, 14 ये गंगा, सिंधु आदि हो गई, और 12 विभंगा हो गई। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 64 और 12 74 और 2 76 और 14 ये, तो ये हो जाएंगी 90 नदियां जम्बू द्वीप में इस तरह से हो जाएंगी। आगे आपको समझ में? ठीक है। हाँ और किन सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां एंड में लिखी हुई ना, इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों की संख्या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अभी हमने सहायक प्लस नहीं की। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। अंकल बोलिए, आपको कुछ पूछना है? 90 नदियां एक बार फिर से बताएं। आप बताइए अब कहाँ कहाँ है नदियां? एक्चुअली मैंने अभी खोला। हाँ तो आप गिनाइए ना नदियां, जम्बू द्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ पे छोटा तो एक बड़ी सब्जी है, हाँ और इसके अलावा तो चाहे वो विभंगा नदी जो है वो आपके बक्सार के पास में जो 3 और 3 6 3 और 3 12 विभंगा नदी है। हाँ, और एक में 4 वो है। 4 क्या है? 64 हो गई, 32 देश में 64 नदियाँ। हाँ बस 32 देशों की 64 नदियां, 12 विभंगा नदियां और 14 ये गंगा, सिंधु आदि नदियां। तो ये बड़ी महानदियां इतनी हो गई। और फिर इनकी सहायक नदियों की संख्या बहुत ज्यादा जाएगी, करोड़ों में, वो भी प्लस कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। 14,000 गंगा की, 14,000 सिंधु की, तो गंगा सिंधु कितनी है उनमें उतनी उतनी कर लें। उसके बाद में फिर 28,000 हैं, फिर 56,000 हैं, फिर 1,12,000 1,12,000 ऐसे हैं। इस तरह से तो ये 14 नदियों की हो जाएंगी। विभंगा नदियों की 28,000 सहायक नदियां हैं, वो 12 विभंगा की 28,000 ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। और ये जो गंगा सिंधु की 14,000 है, उनको 64 से मल्टीप्लाई करें, तो वो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ रश्मि जी बोलिए, अनम्यूट करिए। ये जो 12 विभंगा नदियां हैं, हेलो, हाँ बोलिए। उनके नाम विभंगा ही है क्या, या नाम दूसरे? नहीं, नाम दूसरे हैं उनके। अच्छा, नाम है उनके सबके अलग अलग, लेकिन फिर वो बहुत सारे नाम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनका कॉमन नाम है विभंगा। विभंगा, ठीक। कॉमन नाम विभंगा है। ऐसे सबके नाम है, देशों के नाम है उनके आर्य खंडों में। जैसे आर्य खंडों में मेन नगर कौन सा है, जैसे कच्छा देश है, उसमें पुंडरी की, हाँ उन नगरियों के नाम अलग हैं। वो सारे नाम वाम सब हैं, लेकिन वो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर हम कंफ्यूज ही होंगे, इसलिए अभी ठीक है। हाँ ठीक। सरोज आंटी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये 311 पर्वत भी एक बार बता दीजिए, कैसे कैसे, कौन कौन से? आप बताइए पर्वत कौन कौन से हैं, कितने आपको आ रहे हैं? हाँ, ये 6 कुलाचल, हाँ 4 गजदंत,
हाँ 8 दिग्गज, 4 यमक और ये 200 कांचनगिरी, हाँ 16 बक्षार, हाँ 32 इसके ब्रस्वाचल में और 32 विजयार्थ में। तो दो दो वो कम रह गए ना, कि 34 है ना वो। अच्छा, हाँ तो ये हो गए क्या? ये नहीं हुए, जोड़ आया नहीं इनका 311। कितने कम रह गए आपके? ये सही बताया क्या मैंने? एक सुमेरु पर्वत, सुमेरु जोड़ लिया, पर्वत 1 और 16। सुमेरु पर्वत 16 नहीं है, सुमेरु पर्वत तो एक ही है, वो तो जिनालय 16 है उस पे। अच्छा अच्छा, सुमेरु पर्वत एक है, और फिर 4 नाभिगिरी। हाँ 4 नाभिगिरी। अब कितने कम रह गए? अब ये जोड़ दोबारा लगाएंगे। हो गया क्या? एक बार आप बता दीजिए दोबारा। बोलिए अनीता जी, बोलिए क्या कम रह गया? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। एक भरत, एक एरावत, भरत एरावत पर्वत गिन रहे हैं, पर्वत गिन रहे हैं। पर्वत में आएगा ना, भरत का भी एरावत का भी आएगा ना। वो तो बोल दिया ना, 34 कर लेंगे ना उनको अपन वहीं। 32 देते। हाँ तो वो 34 करेंगे। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। दिग्गज बोल दिए, हो गए सारे। आप प्लस करना सरोज आंटी। दिग्गज हो गए, यमकगिरी हो गए, कांचनगिरी हो गए सारे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। आपने भी यमक का बताया था ना, तो यमकगिरी नीचे देवगुरु उत्तर गुरु में नीचे भी तो होगा, ऊपर भी होंगे, दो नील पर्वत पे बताया ना आपने। तो नील पर्वत पे नहीं है, नील पर्वत के पास में बोला है मैंने। अभी भी मैंने बताते समय कहा था नील पर्वत के पास में, क्षेत्र पे है। पर्वत के ऊपर नहीं है, पर्वत है वो क्षेत्र पर है। उत्तर गुरु देवगुरु दोनों साइड होंगे ना। हाँ दोनों साइड है ना, हाँ दोनों। तभी तो 4 होंगे ना, 2 इधर है, 2 उधर है, 2 इधर 2 उधर, तब 4 हो गए। हाँ चमेली आंटी बोलिए। जैसे सब क्षेत्रों से दो निकलती है नदियाँ, तो विभंगा से नहीं निकलती है 2 नदियाँ? विभंगा क्या है? विभंगा भी तो नदी है। तो फिर विभंगा से नदी क्यों निकलेगी? नदी से नदी कहाँ निकल रही है? अच्छा, 2 निकल रही है ना सबसे। जैसे 34 में अपने इसमें क्या बोलते हैं, विदेश क्षेत्र में जैसे 32 देश है, तो 32 देशों से निकलती है। 32 देशों, देखिए आपकी जो पहले तो वाक्य है ना, वो वाक्य ठीक नहीं है। 32 देशों से 2 नदियां निकल रही नहीं, 32 देशों में 2 नदियां बह रही हैं। 32 देशों में 2 नदियां बह रही है। तो 32 देशों में बह रही नदियां देशों में बहेगी कि नदी में भी नदी बहेगी? अच्छा। विभंगा तो खुद नदी है, उस नदी के अंदर भी नदी को बहाना है क्या? पहले ही तो कल हमने नदी में सरोवर बनाए थे, तो आपको लोग ऐसा हो रहा था कि नदी के बीच में सरोवर कहाँ से आ गए, और फिर नदी में और नदी निकाले। वो सहायक नदियां तो उनमें है ही, और तो वो तो विभंगा नदी है, उस नदी में से अलग से नदी नहीं बहेगी। अच्छा, 14 नदियों में से भी नहीं निकलेगा? 14 नदियां हैं, उनमें से अलग से नदियां नहीं है कोई। हाँ शशि जी बोलिए। वो बक्सार पर्वतों से निकल रही होंगी ना? किससे निकल रही है? विभंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं? वो बक्सार पर्वतों से नहीं। अच्छा है, अपने आप ही आप लोगों का चेक हो रहा है। आधे 50 लोगों में से 25 तो वीडियो बंद करके रखते हैं। हाँ सुधा जी बोलिए, कहाँ गए? किसका हाथ खड़ा हो रहा था? 1 मिनट। हाँ बोलिए। विभंगा कौन से? नील पर्वत। हाँ पर्वत के विभंगा। विभंगा नदी कहाँ से निकल रही है? बक्सार पर्वत तो अलग है, विभंगा नदी अलग है। बक्सार पर्वत और विभंगा नदी मिलते नहीं है कहीं, वो मिल नहीं रहे। बक्सार से विभंगा निकल रही है ऐसा नहीं है। विभंगा नदी तो हाँ नील पर्वत से या निषद पर्वत से, और वहाँ उनके कुंड बने हुए हैं, उनके जो कुंड बने हुए हैं उनमें से निकलती है। देखिए ये अपना नक्शा है,
ये देखिए, ये विभंगा नदियां हैं, ये बीच में ये नीली दिख रही है, लाइट ब्लू कलर की, ये तो पर्वत है, ब्राउन कलर के तो वक्षार पर्वत हैं दो। ये दो वक्षार पर्वतों के बीच में लाइट ब्लू कलर की थोड़ी चौड़ी ये विभंगा नदी है। ये कहाँ से निकल रही है? ये नील पर्वत पे विभंगा कुंड बना हुआ है, व्हाइट कलर का ऐसा बना रखा है कुंड जैसा, ये विभंगा कुंड है, इसमें से ये नदी निकल रही है। और ये वक्षार पर्वत तो बहुत दूर दूर हैं, वक्षार पर्वत बिल्कुल अलग है, वक्षार पर्वतों से विभंगा नदी नहीं निकल रही है, इधर निकल रही है। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो निषद पर्वत पे विभंगा कुंड है, वहां से ये नदी निकल रही है। चलिए, और हाँ, और किसी को पूछना है कुछ? हाँ बोलिए श्रुतिका जी। मैम, जो ये तो अर्थ है, उसके बाहर एकदम आकाश ही आकाश है, वो नरक पृथ्वी कहाँ से स्टार्ट होती है दिखाई देगी, और स्वर्ग मतलब देखिए, इस अर्थ के बाहर आकाश ही आकाश, यानी आकाश तो है लोक के बाहर, ये अर्थ हम जिसको मध्यलोक या जिसको हम पृथ्वी कह रहे हैं, अपनी अर्थ मतलब क्या, जो ग्लोब में दिखता है वही पूछ रहे हैं आप अर्थ? तो ये जो ग्लोब में दिख रहा है ये तो अपना जो अपन ने भरत क्षेत्र देखा ना, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में जो एक दक्षिण में पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में से एक खंड है दक्षिण का बीच वाला आर्य खंड, उस आर्य खंड में एक डॉट जितनी जगह है वो है ये जो ग्लोब वाला अर्थ अपने को दिख रहा है। और इसके बाहर आकाश ही आकाश, आकाश तो सब जगह है ही, लेकिन इसके बाहर भी अभी क्षेत्र है और वहां पर भी मनुष्य तिर्यंच रहते हैं। अब वो है क्या बात एक्चुअल में, ये जो अपने को अर्थ दिखती है, ये कुछ ऐसा जो आर्यखंड का हिस्सा था वो पूरा फ्लैट होता है एक्चुअल में तो, लेकिन ये जो अपने अभी अर्थ दिख रही है ये कुछ समझ लीजिए फिजिकल उसमें चेंजेस हुए, प्राकृतिक परिवर्तन हुए, उसकी वजह से ये कुछ इतना 3 योजन का एरिया ऐसा उठ गया, ऐसे राउंड जैसे शरीर में फुंसी उठ जाती है, कुछ मुस हो जाता है ऊंचा मोटा, तो ऐसा बीच में कुछ हिस्सा उठ जाता है, तो ऐसे वो 3 योजन का हिस्सा इस तरह से उठ गया है, तो वो हमको ग्लोब बॉल जैसा दिखाई देता है। और इसके चारों तरफ हो गया है पानी पानी, इसलिए दुनिया में जाते हैं जो लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, फिर देखते हैं चारों तरफ सब जगह पानी पानी है और दुनिया ऐसी गोल, ऐसा वो समझ में आता है। लेकिन उस पानी के बाहर भी फिर और अभी आर्यखंड का हिस्सा बाकी है, आर्यखंड है वहां पे भी, क्योंकि आर्यखंड है और आगम में कहा है कि वहां सब जगह मनुष्य तिरंच रहते हैं। इसके अलावा विद्याधर पर्वत विजयार्ड पर्वत है, वहां विद्याधर वगैरह रहते हैं। उसके आगे बाद में इधर उधर 5 लेच खंड हैं, वहां पर भी सब जगह मनुष्य तिरंच रहते हैं। तो वो तो अभी दुनिया बहुत बड़ी है, ये तो हमने बहुत छोटी सी ये दुनिया है, अपन जिसको अर्थ कहते हैं या वर्ल्ड कहते हैं या ग्लोब कहते हैं, ये बहुत छोटी सी एरिया है। अपन को वहाँ पे वो जैसे गैलेक्सी में और भी वो प्लैनेट्स होते हैं ना, तो ये नरक तो मतलब वहाँ पे ऐसे दिखता नहीं है, तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे? देखो, आपने नरक वाले नहीं पढ़े होंगे शायद सूत्र, जो आप नरक वाले पढ़ाए है ना, पढ़े थे। देखो, नरक तो है ये जो अपना मध्यलोक है, ये अपन जहाँ रहते हैं, ये जितनी भी द्वीप समुद्रों की चर्चा अपन कर रहे हैं, ये है मध्यलोक। और इस मध्यलोक के नीचे नरक है, तो नरक तो दिखाई दे नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे है, इस जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं उसके नीचे है। फिर अब कोई सोचे कि हमने बहुत डेवलपमेंट हो गया है, साइंस का टेक्नोलॉजी आ गई है, हम खोद लें, तो हम कितना भी खोदें, कोई कितना भी कोशिश करे, वैसे इतना खोद नहीं सकता, फिर भी हम ज्यादा कहें तो 1000 योजन से नीचे तो कोई खोद के जा नहीं सकता, इससे ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि ये जितने भी मध्यलोक में जितनी भी रचनाएं हैं, द्वीप हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, तो इन पर्वतों की नींव और समुद्रों के भी कुछ न कुछ अंदर बेस होता है ना, समुद्रों के पाताल कहे जाते हैं, समुद्रों की भी कुछ गहराई अंदर जमीन के अंदर भी होती है, तो वो उस 1000 योजन के अंदर अंदर ही है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद लवण समुद्र का और कालोदधी समुद्र का वर्णन, तो वो लवण समुद्र के अंदर पाताल है, वो उस 1000 योजन में है, जो इस हमारे मध्यलोक के नीचे जो पहली 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी है उसमें। और ये पर्वतों की नींव भी बस 1000 योजन में ही है। जैसे सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, उसकी नींव कितनी है? 1000 योजन की नींव है, वो उस चित्रा पृथ्वी में। उससे ज्यादा नीचे जाकर ना नींव है, ना कोई समुद्रों के पाताल हैं,
और कोई व्यक्ति जा भी नहीं, यानी मनुष्य रूप में उसके नीचे नहीं जा सकता। उसके नीचे जाना है तो या तो मर के नारकी बन के जाओ या फिर भवनवासी अभियंतर बन के जाओ, पहले दूसरे उसमें। इसलिए आंखों से या हम देखना चाहें तो वो नरक दिखाई नहीं दे सकते, आगम से ही मानना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अभी सुमेरु पर्वत है, अब ऐसा कौन देखने जाएगा? सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा 1 लाख योजन का, ऐसा विचार नहीं आता कभी आप लोगों को? नए लोगों को आता है, हो सकता है इन लोगों को, ये जो बच्चे लोग होते हैं उनको आ सकता है। 1 लाख योजन का इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत है, तो अपने को दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी ऊंची कोई चीज हो तो वो तो सब जगह से दिखनी चाहिए। वो वहां अपने सूरत के पास में वो है ना इतनी ऊंची, इनकी वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची वो उनकी मूर्ति बनाई है, तो कितनी दूर से दिखती है। तो इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन किसे कहते हैं? कैलकुलेट करें किलोमीटर में, 6000 किलोमीटर का 1 योजन है, तो 1 लाख योजन कितना किलोमीटर हो गया? फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? कि कोई जो ऐसे दूरी होती है ना, ऐसे भी डिस्टेंस तो दिखाई नहीं दे सकता, हाइट हो भले ही। अपने को अपने समझ लीजिए जयपुर में नाहरगढ़ का किला है, पर्वत थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी है, वही हर जगह से नहीं दिखती, क्योंकि और चीजें बीच बीच में और है। अपने को हिमालय पर्वत दिखता है क्या? भारत में अपन रहते हैं, किस किस को दिखता है? जो भी जहां भी रहते होंगे, मेरे ख्याल से वहां यूपी के बिल्कुल वहां के तो कोई नहीं होंगे, वहां भी कोई होगा तो ऐसा हिमालय पर्वत तो दिखता है किसी को? वो तो अपने भारत में, इंडिया में ही है ना, तो नहीं दिखती ये चीजें, उनको हमको मानना पड़ता है। ऐसे सुमेरु पर्वत आदि रचनाएं हैं, हमको आगम से मानते हैं इनको। ऐसे नरक है, स्वर्ग है, ये सब भी आगम से मानने पड़ते हैं। आगम में हमको श्रद्धा होती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है उसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, ये जो आगे 5वें अध्याय में आएंगे जो वर्णन, उनको तो हम परीक्षा करके जान सकते हैं, यानी हम लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं, स्वर्ग नरक मध्य लोक की रचनाएं, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते, इनको श्रद्धा से ही मानना पड़ता है। और वो श्रद्धा कहाँ आती है, कब आती है? कि जब वो जिन पे हम परीक्षा कर सकते हैं वो बातें यदि सही हैं तो फिर इनमें भी अपने को विश्वास होता है। और अगर उन बातों की हमने परीक्षा की और वहीं गड़बड़ है, राग में धर्म बता रहे हैं, तत्वों के स्वरूप में गड़बड़ है, तो फिर इनमें भी विश्वास नहीं आता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। और जो ये गैलेक्सी वगैरह है, ये सारी अभी आगे 4थे अध्याय में उसकी बातें आएगी, ज्योतिष लोक की वर्णन की कुछ, तो समझ में आएगा कि कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, किस तरह से वहां क्या होता है। और यहाँ पे तो जो भी कुछ कल्पनाएं भी होती है, अपने को ऐसा लगता है वो कहीं से कुछ स्पेसशिप आ रहा है, ऐसे ऐसे वो क्या है कि टीवी में, मूवीज में इस तरह का ज्यादा दिखाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में वही रहता है कि वो कहीं से एलियन आ रहा है। अभी एलियन किसने देखा? सब कल्पना से ही बना हुआ है। एक्चुअल में एलियन किसी ने देखा है क्या? वो पिक्चरों में एलियन दिखा देते हैं तो समझते हैं कोई ना कोई एलियन होता है और वो कुछ अजीब अजीब सा बना देते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है, दूसरे ग्रह के प्राणी वास्तव में ऊपर से, वो तो ज्योतिष देव रहते हैं उनमें, वहां से तो कोई यहाँ आ नहीं सकती। और यहाँ जो अपने समझ लो मलेच्छ खंड है या आर्यखंड का बाकी का हिस्सा है, वहां पर भी कुछ इस तरह के ऐसे टेढ़े मेढ़े अजीब से प्राणी तो नहीं होते, वहां तो अच्छे मनुष्य ही होते हैं। एक कुमानुष जीव जरूर होते हैं लवण समुद्र में, उसकी चर्चा हम करेंगे लवण समुद्र की चर्चा के समय। तो वहां पे कुछ ऐसे मनुष्य जरूर होते हैं जिनके चेहरे अलग टाइप के होते हैं, बॉडी मनुष्य की होती है। वो यद्यपि वहां से भी यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मध्य लोक है तो उसमें अपन मान सकते हैं कि कोई इस तरह का प्राणी यहाँ किसी को मिल गया हो तो उस तरह से वो कह दे। बाकी जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जितने भी, ये सब तो ज्योतिष देवों के रहने की जगह है, वहां देव रहते हैं, इसलिए वहां कोई मनुष्य पहुंच जाए या कोई मनुष्य वहां से यहाँ आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है कोई? परिधि जी बोलिए। म्यूट हो गए, फिर से वापस अनम्यूट करिए। वापस अनम्यूट करिए आप। हाँ, अभी मेरे 4 मिसिंग हो रहे हैं पर्वत में, 311। मैं आपको बता दूं कौन कौन से। हाँ, सभी 1 मिनट, सभी ध्यान से सुनना है, आप लोगों को बताना है कौन से मिस हो रहे हैं। हाँ बोलिए। 200 कांचनगिरी,
8 दिग्गज पर्वत, 16 वक्षार, 4 यमकगिरी, 4 नाभिगिरी, 32 विंध्याचल, 32 वृषभाचल और 6 कुलाचल। हाँ 100। हाँ पारुल बताइए क्या रह गया। अभी एक तो विजयार्थ 4 इनमें 32 बोले 34 है, हाँ उसमें गजदंत है, नहीं गजन तो बोले है ना आपने, म्यूट तो हो 4 गए। तो इन्हीं में बढ़ गए। आपने 32 बोले हैं, विजयार्थ और वक्षार दोनों, वक्षार नहीं सॉरी वृषभाचल 32 बोले ना। परिधि जी आप अनम्यूट करिए। 34 बोले हैं, 32 बोले हैं। 34 विजयार्थ और 34 ही वृषभाचल। फिर से बोलिए एक बार सारे, फिर पहले मुझे सारे। 32 सुनाई दिया। हाँ नहीं शायद वो बोल गजदंत काउंट होंगे ना भाभी। हाँ गजन नहीं बोले आपने। नहीं मैंने गजदंत। हाँ तो 4 गजंत रह गए फिर। 4 गजदंत। ठीक है। और किसी का प्रश्न है? नहीं है किसी के भी प्रश्न? मैं पूछूं आप लोगों से? सीता नदी कौन से सरोवर से निकलती है? चमेली आंटी। क्या आपकी सीता नदी कौन से सरोवर से निकलती है? हाँ केसरी से। हाँ बढ़िया, केसरी सरोवर से सीता नदी निकलती है। हरिकांता नदी कौन सी दिशा में बहती है? सुधाजी पाटनी। म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। हाँ हरिकांता नदी कौन सी दिशा में बहती है? हरिकांता नदी पूर्व दिशा में बहती है। हाँ रश्मि जी, इनका आंसर सही है। सही है। परिधि जी। भाभी पूर्व इधर बैठी पश्चिम में। पश्चिम में बहती है। देखिए एक सरल सा तरीका है, जो दूसरा नाम है वो पश्चिम में, नाम तो याद है सबको 14। हरिकांता जोड़ा अपना है हरित हरिकांता, तो हरिकांता मतलब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है वो पश्चिम में जाएगा। बिल्कुल ज्यादा ऐसे रटने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो सीता बोला ना इन्होंने, सीता नदी, सीता नहीं तो नहीं, पूर्व से आएगी। हरिकांता पूछा था मैंने, हरिकांता। ओ हरिका, ठीक है ठीक है। हाँ हिमवन पर्वत पर कौन सा सरोवर है? ईशा। पद्म सरोवर। पद्म सरोवर, ठीक है। ऐरावत क्षेत्र के पास वाला पर्वत कौन सा है? सुनीता आंटी। हिरण्यवत। पर्वत पूछा है, ऐरावत क्षेत्र के पास में पर्वत। शिखरी नहीं। शिखरी पर्वत, ठीक है बढ़िया। केसरी सरोवर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तिंगिस सरोवर की तुलना में दुगनी है कि आधी है या बराबर है? केसरी सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तिंगिस सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई से दुगनी है, आधी है या बराबर है? सरोज आंटी।
अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बराबर है, ठीक है। हाँ, स्वर्णकुला और रूपकुला नदियां कौन से क्षेत्र में बहती हैं? नीलम भाभी। बोल के देख लीजिए, कोई बात नहीं, बोल के देख लीजिए आप नाम। चलिए आप बोल दीजिए इसका आंसर। हिरण्यवत क्षेत्र। हाँ, हिरण्यवत क्षेत्र में, ठीक है। पद्म सरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? अब बोलिए नीलम भाभी। ये गंगा, सिंधु और रोहितास्य। बढ़िया, गंगा, सिंधु और रोहितास्य। भरत क्षेत्र के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? मोनिका भाभी। भाभी विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत, ठीक है, बढ़िया। हेमवत क्षेत्र के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? शीला भाभी। क्या भारत और हेमवत? हेमवत, हेमवत क्षेत्र के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत हेमवत, क्या नाम है? अभी अभी तो याद था, भूली एकदम। चलिए, कुसुम जी नहीं अजमेरा। नहीं, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक। मैं दोबारा बताती हूँ, एक सेकंड। हाँ, चलिए इसका आंसर जब तक कुसुम जी अजमेरा बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो पा रहा, बेला जी बोलिए। नाभिगिरी, नाभिगिरी। हेमवत क्षेत्र में कौन सा पर्वत है? तो नाभिगिरी, ठीक है। चक्रवर्ती अपना नाम कौन से पर्वत पर लिखता है? अब बोलिए शीला भाभी। ऋषभगिरी। वृषभगिरी या वृषभाचल पर्वत, बढ़िया। हम कहाँ रहते हैं? बोलिए पारुल। थोड़ा डिटेल में एड्रेस बताना है। भरत क्षेत्र के नहीं, और डिटेल में बताना है, और डिटेल में बताना है। और पीछे जाओ थोड़ा। जम्बू द्वीप के दक्षिण का पहला वाला भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत के दक्षिण के बीच वाले आर्यखंड में रहते हैं। हाँ, हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं, ठीक है, बढ़िया। सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कितने वक्षार पर्वत हैं? सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कितने वक्षार पर्वत हैं? शशि जी। 7। क्या बोला आपने? 4। हाँ, 4। सीतोदा नदी पश्चिम विधेय में, उसका दक्षिण तट, कोई सा भी तट हो, वक्षार पर्वत हर साइड में 4 ही हैं, ठीक है। जो पर्वत सुमेरु से और निषद, एक तरफ से सुमेरु से और दूसरी तरफ से निषद और नील पर्वतों से जुड़े हुए हैं, वो पर्वत कौन से हैं? सुधा जी। वो गजदंत पर्वत। गजदंत पर्वत, ठीक है। जम्बू द्वीप में कुल कितने आर्यखंड हैं? मधुलिका जी। क्या पूछा आपने? जम्बू द्वीप में कुल कितने आर्यखंड हैं? 4
32। हाँ, मधु जी जैन। 34। 32 तो विधेय क्षेत्र के हैं। देखिए, जितने देश हैं उतने आर्यखंड हैं, 34। तो 32 तो विधेय क्षेत्र के हैं ही, और एक भरत का, एक ऐरावत का। 34। ठीक है। निषद पर्वत की ऊंचाई, निषद पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बीना बोरा भाभी। अनम्यूट करिए आप। चलिए, श्रुति का आप बोलिए। 400 योजन। निषद पर्वत की ऊंचाई 400 योजन है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है अंकल? 526 सही 6/19। हाँ, 526 सही 6/19 योजन। बढ़िया। विस्तार की दृष्टि से हेमवत क्षेत्र के बराबर वाला क्षेत्र कौन सा है? विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो हेमवत क्षेत्र के बराबर वाला क्षेत्र कौन सा है? मीना चाची। हैरण्यवत। ठीक है, बढ़िया। हिमवन आदि जो कुलाचल हैं, उनके दोनों पार्श्व भागों में क्या जड़ा हुआ है? दीपिका जी। हाँ, विचित्र प्रकार की मणियां। बढ़िया। गजन पर्वतों पर अकृत्रिम जिनालय किस तरफ हैं? चित्रा आंटी। अकृत्रिम जिनालय किस तरफ हैं? अनम्यूट कर लीजिए। चित्रा आंटी, आवाज चालू कर लीजिए। हाँ सुमेरु पर्वत से जब जुड़े हुए हैं। हाँ, तो साइड हुआ। सुमेरु पर्वत के पास में। ठीक है, बढ़िया। हिमवन पर्वत पर कितनी टूक है प्रीति? हिमवन पर म्यूट हो गए, कहाँ गई? रुको, वापस से करो। 11। हाँ, हिमवन पर्वत पर 11। बढ़िया। महापद्म सरोवर की गहराई कितनी है? आयुषी जी। अभी डेप्थ बतानी है ना। हाँ, डेप्थ। नहीं याद आ रहा था, अभी मेरे लिंक भी नहीं। चलिए, मधु भाभी बाकलीवाल। बोलिए। महापद्म सरोवर की गहराई हाँ, पद्म सरोवर से डबल यानी कि 20 योजन। बढ़िया। 20 योजन, बहुत बढ़िया। तिंगिच्छ सरोवर में जो कमल है, तिंगिच्छ सरोवर में जो कमल है वो कितना लंबा चौड़ा है? अनीता आंटी दिल्ली। अनम्यूट कर लीजिए। जिनमें से जो कमल है वो 100 का है शायद, वो पहले वाला पद्म है। नहीं, चलिए 204। आयुषी जी बोलिए। अभी 4 योजन। 4 योजन। पद्म सरोवर में जो कमल है वो 1 योजन का,
फिर महापद्म में 2 योजन का, फिर आगे 4 योजन का। लिंकेज में 4 योजन। ठीक है ना, 4 योजन का। देखिए आप लोगों को जिस दिन पेपर होगा तो आपको अपनी कॉपी, और वो तो आप पास में रखेंगे नहीं, जो भी आपने मैप ऐप बनाया है वो कुछ पास में नहीं रखेंगे। हाँ, आप अपनी पेंसिल और रफ पेपर वो रख सकते हैं, और फिर आप खुद उस समय नक्शा बना के फिर उस समय आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा एकदम से ख्याल नहीं आए, तो आप खुद अपनी अलग से नया दोबारा से ड्रॉ करके और फिर उसमें आप लोकेशन देख सकते हैं, कौन सा पूर्व में बनेगा, कौन सा पश्चिम में बनेगा, कौन सा कहाँ है। अपन ने जो पहले से बना रखे हैं नक्शे या कॉपियां, वो नहीं रखनी है साथ में। समय कितना देंगे? समय तो वही 1 घंटा। चलिए, जम्बू वृक्ष कहाँ स्थित है? मनोरमा आंटी। आंटी आपकी आवाज चालू करिए। चलिए सुलोच, हाँ हो गई। अब हो गया। हाँ हाँ बोलिए। वहाँ पे है, जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप के तो वर्णन ही पूरा पढ़ रहे हैं अपन। जम्बू द्वीप में कहाँ पर है? इसका नाम इसलिए जम्बू द्वीप पड़ा, जम्बू वृक्ष के कारण। जम्बू द्वीप में कहाँ पर है? चलिए सुलोचना जी बोलिए। उत्तर कुरुक्षेत्र में। उत्तर कुरुक्षेत्र में, बढ़िया। जम्बू द्वीप में कुल दिग्गज पर्वत कितने होते हैं? बोलिए मनोरमा आंटी, अब आता है आपको? हाँ। बोलिए। 8 दिग्गज पर्वत होते हैं, बढ़िया। जम्बू द्वीप में नाभिगिरी पर्वत कितने हैं? वीना भाभी कोटा वाली। अनम्यूट करिए। 4। हाँ, नाभिगिरी पर्वत 4 हैं, बढ़िया। विधेय क्षेत्र में जो पूर्व विधेय क्षेत्र है और पश्चिम विधेय क्षेत्र है, उनके और जो विभाजन करते हैं, यानी 16 पूर्व में और 16 पश्चिम में, वो विभाजन किसके द्वारा होते हैं? विधेय क्षेत्र में जो क्षेत्र के विभाजन होते हैं, वो विभाजन किसके द्वारा होते हैं? अनुज। मैम वो 2 नदियों के कारण। 2 नदियों के कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन और भी 2 नदियों के कारण 32 हो जाते हैं क्या? 2 नदियों के कारण मैम वो इस साइड में, मैम पूर्व की साइड में भी 2 हो जाएंगे और पश्चिम की साइड में भी 2 हो जाएंगे नदियों के कारण। नहीं, वर्षा भाभी बोलिए। आ गई आवाज? हाँ आ रही थी, आपने बंद कर लिया, वापस चालू करिए। पहले तो 2 भागों में सीता नदी 2 भागों में बांटती है पूर्व को, और रक्तोदा नदी सीतोदा 4 भागों में बांटते हैं, और वहाँ पे वक्षात पर्वत है। 4 वक्षात पर्वत सीता नदी के उत्तर में है। 4 वक्षात पर्वत। अपने को केवल इतना जवाब देना है कि बस क्या क्या बांटते हैं, बस नाम बोलने, 2 3 4 जो भी चीजें हैं गिनाने नहीं है कितने हैं। 4 वक्षात पर्वत और विभंगा नदी, और 2 सिंधु और गंगा और सिंधु नदी। गंगा सिंधु नदी भी 32 देश बांटती हैं, तो फिर कितने सारे देश हो जाएंगे? नहीं, वो तो आगे मलेचखंड और वो 6 भाग वो कर 3 विभंगा और 4 वक्षात पर्वत। देखिए प्रश्न ये था विधेय क्षेत्र में, बस ठीक है, विधेय क्षेत्र के पूर्व पश्चिम ऐसे विभाजन हुए हैं, तो उनमें 32 देश किस प्रकार से होते हैं? तो वो 32 देश होते हैं, एक तो सीता और सीतोदा नदी है, वो उनका और 2 पार्ट्स करती है। उसके अलावा
16 बख्शार पर्वत हैं और 12 विभंगा नदियां, टोटल अपन मिला के कहेंगे तो वो उन सब के कारण 32 देशों का विभाजन उसमें हो जाता है। रोहित और रोहितास्या नदियों की सहायक नदियां कितनी हैं? रजनी जी। रोहित रोहितास्या की आशा आंटी। हाँ, एक बार दोबारा रोहित रोहिताश्य की सहायक नदियां कितनी हैं? रोहित और रोहिताश्य की 28,000। हाँ, 28,000 2 बार बोलना चाहिए क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन हो जाए दोनों की मिला के 28,000 है, ऐसा नहीं है। 28 अलग अलग है दोनों की। हाँ, 28। ठीक है, बढ़िया। रीम नाम की देवी कहाँ रहती है? रीम नाम की देवी कहाँ रहती है? आभा आंटी। महापद्म सरोवर। महापद्म सरोवर में। ठीक है, बढ़िया। लक्ष्मी देवी की आयु कितनी होती है? सुविधि जी, ये किरण जी शायद हैं, बोलेंगे आप? हाँ, एक पल्ले। हाँ, एक पल्ले, बढ़िया। सब देवियों की एक पल्ले होती है। हाँ, सभी की एक पल्ले, बढ़िया। ये जो कमल होता है सरोवरों में जो कमल है वो हाँ ना में आपको जवाब देना है या ऑप्शन देती हूँ। पृथ्वी का एक है या वनस्पति का एक है? सरोवरों में जो कमल है वो पृथ्वी का एक है या वनस्पति का एक? सुमन जी। रागिनी जी। वनस्पति का है? हाँ, किन्होंने दिया जवाब? वनस्पति का है। वनस्पति का एक नहीं है। वनस्पति का है। नहीं, हाँ। वनस्पति का एक नहीं है। वनस्पति का एक नहीं है तो आंसर होगा इसका पृथ्वी का एक है। ठीक है, तिंगिच्छ सरोवर कितना लंबा और कितना चौड़ा है? प्रेमलता जी पांड्या। तिंगिच्छ सरोवर कितना लंबा और कितना चौड़ा है? 4,000 योजन लंबाई, 2,000 योजन चौड़ाई, 10,000 गहराई। 10,000 योजन गहराई। देखिए वो तो सही है, लंबा चौड़ाई 4,000 योजन लंबा, 2,000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा। अगर गहराई भी बतानी है तो 40 योजन गहरा ऐसा है। मध्य लोक में कौन कौन रहते हैं? मध्य लोक में कौन कौन रहते हैं? आशा जी आप बताएंगे? कमला जी का अर्क। असुर। हाँ,
एकेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य हाँ और देव। हाँ, तो मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं, और देवों में भवनवासी और व्यंतर। इसके अलावा ज्योतिष देव भी मध्यलोक में ही रहते हैं, यद्यपि हमने पढ़ा नहीं है अभी। तो देव हम सामान्य कहेंगे तो देव भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और तिरंच भी रहते हैं, तीनों रहते हैं मध्यलोक में। जो ज्योतिष देव है, ये सूर्य चंद्र जो हमको दिखते हैं, ये सब ज्योतिष देवों के रहने की जगह है, और यहाँ ये सब मध्यलोक में ही है। तो मध्यलोक में देव भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और तिरंच भी रहते हैं। जम्बू द्वीप के चारों तरफ क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। कांता आंटी आप बोलेंगे? जम्बू द्वीप के चारों ओर क्या है? चलिए, नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कौन रहेगा? सबका नंबर आ गया एक बार? ज्योति जी का नहीं आया? चलिए बोलिए। लवण समुद्र। लवण समुद्र है, जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। हाँ, अब जिनका नंबर नहीं आया ना, एक भी बार वो हाथ खड़ा कर लें ताकि मुझे पता लग जाए, तो पहले उनको चांस दे दें, फिर नहीं तो पूछें फिर अपन। भारत क्षेत्र में कितने आर्य खंड हैं? जिनका नंबर नहीं आया वो हाथ खड़ा करें ताकि मेरे को देखने में समझ में आ जाए। सबका आ गया ना एक बार? चलिए, बीना बुरा भाभी आप बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बंद हो गई और नहीं आ पा रही आपकी आवाज। चलिए चमेली आंटी आप बोलिए, भरत क्षेत्र में कितने आर्य खंड हैं? 34। इनका जवाब सही है या गलत? एक भारत क्षेत्र में तो एक ही है। हाँ, 34 तो ऐसे ध्यान रखना, जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना हो जाए। हाँ, गलत होता है। चलिए ठीक है, हो गए, बहुत काफी हो गए, टाइम अपना हो ही गया है। आप लोगों को अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, और कुछ पूछना हो किसी को? हाँ दीपिका जी बोलिए। देवियों की आयु जैसे पहले वाले की एक पल्योपम है, तो सभी की एक पल्योपम हाँ, है या वो एक पल्योपम सूत्र में ही दिया है, वो पल्योपम स्थिति है सामान्य पारिषद का, तो सभी की आयु एक पल्योपम ही है। मनोरमा आंटी बोलिए। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन। हाँ, अनीता जी कोठारी। मैंने विस्तार गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखा देंगे क्या? कौन सा लिखा हुआ है मैंने? कौन सा वाला विस्तार? तो मैंने गलत लिख लिया है, पता नहीं। मैंने आपको ये अंकल ने जो नोट्स बनाए थे उनकी एक उस दिन फोटो भेजी थी, 1-2 दिन पहले। आप लोग देख लेना, वो ग्रुप में वो किसी ने पहले भी पूछा था। मैंने बनाया तो मैंने गलत लिख दिया है। हाँ, तो आप उसमें से मिला लेना, मैंने जो फोटो भेजी है ना उसमें से आप मिला लेना। एरावत तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। एरावत तो सेम टू सेम भरत क्षेत्र जैसा ही है ना। तो दीदी पे हेमवत का और जो मीना ने सूरत से विस्तार 200 योजन वो हो गया हेमवत का। 200 योजन किसका हुआ? हेमवत इसका हुआ ना, ब्रह्मेश का हुआ ना। फिर 200 योजन नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही। जो विस्तार हेमवत का है 200 योजन। 200 योजन हेमवत तो क्षेत्र है। 200 योजन है वो महाहिमवन पर्वत की ऊंचाई है।
आप उससे मिलाइएगा, मैंने जो फोटो भेजी ना एक बार उससे मैच कर लीजिएगा, आपने क्या लिखा है फिर देख लीजिएगा। और किसी को कोई प्रश्न है? चमेली आंटी बोलिए। आपने मध्यलोक में कौन रहता है ये क्या बताया था? मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और देव 3 गति के जीव रहते हैं। तो स्थावर एकेंद्रिय वगैरह वो नहीं आएंगे? ये तिर्यंच में आ गए। तिर्यंच में आ गए ना, तिर्यंच में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब आ गए। अच्छा। ज्योति जी बोलिए। एक क्वेश्चन पूछ रही थी ज्योति जी। हाँ बोलिए आशा आंटी। ये जैसे अब तीर्थंकर आर्य क्षेत्र से जाते हैं ना मोक्ष, हाँ आर्यखंड से मोक्ष जाते हैं, तो उनका समोशन भी वही लगता है हाँ आर्यखंड में। हाँ। और वहाँ पर जैसे देव और देवियां तो आ जाती है, लेकिन जो मनुष्य, मुनि, आर्यिका और तिर्यंच वो उसी क्षेत्र के समोशन में पहुँचते होंगे। हाँ। इस क्षेत्र में समोशन लगा है। देखिए सामान्य जो मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य तिर्यंच तो उसी क्षेत्र वाले समोषण में पहुंच पाते हैं, और जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, विद्याधर वगैरह हैं, वो इधर उधर भी जा सकते हैं। बाकी तो जिस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर क्षेत्र के ही जाते होंगे जिस क्षेत्र में समोशन लगा है। हाँ हाँ चालू हुआ पहले। अरे हाँ। तो ये भी हमको करना है क्या? ईशान और वो इंद्रों के वो जो देव है सामायिक और वो सामानिक अपने आप भी चालू हो। क्या पूछ रहे हैं आप, फिर से बोलिए। वो जो देवियां बांटी हुई है ना सामानिक और वो पारिषद देवों की, तो वो कौन से इंद्रों के अंडर में है वो सब भी याद करना है क्या? अपनी बुक में लिखा हुआ है ना, जो बुक में लिखा हुआ है वो तो याद करना ही है। अच्छा। हाँ। ज्योति जी बोलिए। हाँ दीदी, ये सुमेरु पर्वत की हाइट को छोड़ के वो सारे वन वगैरह वो सब भी याद करना है। नहीं, सुमेरु पर्वत की रचना अभी नहीं पूछ रही हूँ। हाँ। और दीदी ये बक्सार पर्वत जो होते हैं उनकी हाइट वो नील और निषद की हाइट के बराबर ही होती है। बक्सार पर्वतों की हाइट इधर से तो निषद और नील के बराबर है, और नदी की तरफ से 500 योजन ऊंचे हैं। जैसे गजन पर्वत है ना, उसी तरह से बक्सार पर्वत है। बक्सार पर्वत निषद और नील की तरफ से 400 योजन ऊंचे हैं, और नदी की साइड में 500 योजन ऊंचे हैं। और जैसे ये वृक्ष है उनपे खाली बस हमें वो जिनालय है इतना ही समझना है ना। हाँ। और वृक्ष मतलब पृथ्वी का है। हाँ, अभी अपन ने इतना ही देखा है। फिर नेक्स्ट बार जब कभी आप अपन पढ़े या कहीं और किसी और के माध्यम से आप पढ़े, फिर उसकी वो वृक्ष की भी बहुत डिटेल है। वो वृक्ष भी कितने बड़े हैं, उनके परिवार वृक्ष, बहुत डिटेल उसकी होती है। लेकिन अभी पहली बार में इतनी ही बहुत है। नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा, पहले ये पक्का हो जाता है, फिर आगे की और एक्स्ट्रा अपन पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगी। मुझे पूछना था। हाँ बोलिए। जो ये है ना कमल जो है, तो पहले तो 1 योजन, 2 योजन और 4 योजन, फिर जब अपन नीचे आएंगे तो फिर 4, 2, 1 हो जाएंगे इनका। हाँ, साइज सबका ऐसा ही है। हाँ, और एक आपने जो नोट्स भेजे थे ना एक बार, तो उसमें ना जो ये हिमवन, महाहिमवन, इनका जो ऊंचाई है ना उसके ऊपर विस्तार लिखा हुआ है, इसलिए अभी अनीता जी को कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, में आपने वो भेजे थे ना सारी टेबल्स भेजी थी। ठीक है। हाँ, वो विस्तार इसलिए उनको डाउट हो रहा है कि वहाँ ऊंचाई वाली जगह ना ऊपर विस्तार लिखा हुआ है इसका। ठीक है। हाँ पारुल बोलिए। भाभी, ये जो जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष है उनके दोनों के पूर्व में ही जिन चेताने है ना। हाँ, पूर्व दिशा वाली शाखा पर। अंकल बोलिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अंकल। 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये जो हिमवन, महाहिमवन, ये जितने भी पर्वत है, पर्वत क्षेत्र है, तो इनके ऊपर जो खूंटे हैं उनके बारे में भी प्रश्न आएंगे क्या? हाँ, कूटों की संख्या याद करनी है, 11, 8, 9 ऐसे ही बस। फिर वो वापस 9, 8, 11। 11, 8, 9, 9, 8, 11। हाँ,
भाई 3 की कर लेंगे तो पीछे अगले 3 तो सेम ही है ना। M1 जो भी पे चीजें अपने को याद करनी है वो इधर विदेश क्षेत्र तक की याद कर लें, बाकी की आगे की तो हो ही जाएगी। और आपको इतनी सुविधा तो मिलेगी कि आप अपना लिख के नोट करके मतलब देख सकेंगे, इसलिए। हाँ, आप बोलिए शशि जी। क्षेत्र के वो तीर्थंकरों का उसका भी रिवीजन हो जाएगा क्या? किस तीर्थंकर मिलते और विदेश क्षेत्र के डिटेल थोड़ा बहुत जो करवाया था आपने क्लास, वो नहीं आएगा एग्जाम में क्या? विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर 4 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर जगह और क्या क्या विदेश क्षेत्र का उसका कुछ रिवीजन नहीं? कल देख लेंगे, कल याद दिला दीजिएगा शुरू में। कल सूत्रों की अर्थ बता दीजिए। हाँ, आज वो भी मेरे को पूछना था, हो गया अभी तो टाइम। कल ये 2 चीजें मुझे याद दिला दीजिएगा स्टार्टिंग में। मधुलिका जी बोलिए। 8, 9, 11 कौन यदि एक मिनट सर, एक हाँ पहले आप बोलिए अंकल। हाँ 8, 9, 11 पहले पे 8 है क्या? नहीं, पहले हिमवन पे 11, हिमवन पे 11 है, फिर महाहिमवन पे 8 है, फिर निषद पे 9, ऐसे 11, 8, 9 ऐसे है। मधुलिका जी। पूछ रहा है। हाँ बोलिए मधुलिका जी। नाभिगिरी पर्वत चारों एक ही क्षेत्र में है क्या? नहीं नहीं, एक अलग क्षेत्र। अलग है ना? हाँ, एक दो क्षेत्र ऊपर है में, ना? दो रम्यक में है। एक क्षेत्र में एक ही नाभिगिरी है। अच्छा अच्छा, हिमवत, ठीक है। चित्रा आंटी बोलिए। बंद। हाँ। ईमेल आईडी अभी भी लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल, वो वैसे ही लिखना है, पेपर जैसे पहले दिया था आप लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही देना है। और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से उसमें लिखते समय, टाइप करते समय एक एक अक्षर ध्यान से, और सबमिट करने से पहले भी एक बार मिला लें, क्योंकि मेल आईडी गलत भरेंगे तो आपका आंसर शीट नहीं मिल पाएगी। मेरे पास तो पहुंच जाएगा। टेलीग्राम में भी ज्वाइन करिए ना, वहाँ पर मैसेज नहीं आता कोई। मैंने अभी आप जूम में ऐड हैं? हाँ, जूम में। मैंने टेलीग्राम की लिंक भेजी है कल परसों में, वो आप खुद सेल्फ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपका नंबर फिर सेव करना पड़ता है, फिर वो। ठीक है, तो किसने जूम में भेजा है आपने? जूम में भी भेजा है, टेलीग्राम में भी भेजा था, किसी की आई थी रिक्वेस्ट कि आप ऐड कर लें, तो मैंने दोनों में लिंक भेजा है मैंने। आप खुद उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप ज्वाइन हो जाएंगे। और टेलीग्राम के लिए मैं बता देती हूँ आप सभी को, कोई भी किसी को भी ऐड कर सकता है टेलीग्राम में, जो भी जिनको जानते हैं एक दूसरे को, तो वो कोई भी किसी को ऐड कर सकता है। जिनके पास जिनका नंबर सेव है वो उनको ऐड कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐसा मेरे को ऐड करने की आवश्यक ऐसा नहीं है। चित्रा मेरे को कर देना। हाँ नहीं, आप तो अपने आप हो जाना। जूम में मैंने आपको वो लिंक भेजी है टेलीग्राम की, उसको दबाना, नीली जो लिंक होती है उसको आप दबाएंगे तो आप ऐड हो जाएंगे टेलीग्राम। ठीक है। अभी एक मेल आईडी से 2 पेपर आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। तो मैं मेरा आईडी मम्मी को दे दूंगी, तो दिक्कत हाँ। नहीं है। और नहीं तो वो उनको, आप लोगों का जैसे बार बार में अपने को एग्जाम देना ही है, तो एक बार अपनी बनवा लीजिए अच्छी सरल सी, जो लिखने में सरल हो, ऐसी कुछ मेल आईडी बना लीजिए, ताकि ज्यादा चकचक मतलब कुछ कठिन शब्द नहीं हो उसमें, तो समस्या नहीं हो लिखने में, और हर बार फिर वही भर दिया करें। अभी हमने पहले दिया था, उसमें हमें मेल आईडी नहीं भरना पड़ता था, कहीं और दिया था। देखिए, मेल आईडी नहीं भरेंगे तो फिर वो आपको वापस आपकी आंसर शीट नहीं आ पाएगी ना, मैं मेल कैसे भरूंगी? मतलब आपको वापस मिली थी उसमें फिर? हाँ, मिल गई। हाँ। कैसे मिली थी? उसमें नहीं मिली थी। नहीं मिली थी ना वापस? तो भाई आपको ये तो इच्छा रहती ना हम अपना पेपर देख लें फिर से वापस। तो आप अगर इसमें ऐसा नहीं है तो कुछ भी उटपटांग गलत भर दीजिए। अगर आपको अपना पेपर वापस लेने की इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी भर दीजिए, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास तो आ जाएगा वो। आप कुछ भी उसमें भर देंगे मेल आईडी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत भरते हैं तो आपके पास नहीं आ पाता है, इसलिए। चलिए, और कोई बात किसी को? आपने ये हिमवन और महाहिमवन पे 11, 8, 9 बताए, वो क्या चीज थी? 11, 8, 9? कूट, उस पे टोंक जो बनी हुई है ना। अच्छा, टोंक बनी हुई, ठीक है। ये गंगा सिंधु नदी जो निकलती है विदय क्षेत्र में, हाँ। मतलब उसको डिवाइड करने के लिए, तो उसके कुंड के भी कुछ नाम है? वही गंगा कुंड, सिंधु कुंड, ऐसे ही नाम है। नील और निषद पर्वत पर। हाँ हाँ। चलिए पूरा करें। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है?
घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो मैंने कई बार कह दिया, अपनी जो बुक में जितना मैटर है उसको आप एक दो बार पढ़ेंगे, सारी समस्याएं इसी से हल हो जाएंगी। वो बाहर वाला मैटर थोड़ा सा है, वो आप सबको आ गया ज्यादा। किताब को अच्छे से पढ़ना है। बोलिए अनीता जी, बोलिए। पूरी बोल दीजिए एक बार, कंफ्यूजन ही हो रहा है, पूरी कोड बोल दीजिए एक बार में। 11, 8 हिमवन पर्वत पर, मैं फिर से बोल देती हूँ, हिमवन पर्वत पे 11 कूट है, महाहिमवन पे 8 कूट है, निषद पर्वत पे 9 कूट है, फिर नील पर्वत पे 9 कूट है, रुक्मी पर 8 है और शिखरी पर 11 है। चलिए, और किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा करें। और सबके पूर्व की तरफ ही कृत्रिम जिनाल है। हाँ, पूर्व दिशा पर ही है कृत्रिम जिनाल पूर्व है। दिशा की तरफ ही कृत्रिम जिनाल है। हाँ, ये जो विदेश क्षेत्र में उत्तर कुरु देवकुरु में जो 2 भाग हो गए नदियों से, एक तरफ तो भूमि है और दूसरी तरफ क्या है? उत्तर कुरु देवकुरु में पूरा, वो पूरी भोगभूमि है। नदी से 2 भाग हो गए। नदी से 2 भाग हो गए, लेकिन वो पूरा उत्तर कुरु एक ही है। वो जो अर्धचंद्राकार जो एरिया है ना, तो उसके 2 भाग कहे नहीं जाते, बस वो बीच में नदी बह रही है, उसको ऐसा नहीं कहते। हाँ, 2 भाग कहते नहीं है उसको, वो पूरा एक ही है उत्तर कुरु। एक साइड तो वृक्ष है, एक साइड भूमि, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो वृक्ष जहाँ है वहां पे भी वो भोगभूमि का ही एरिया है, मतलब अलग नहीं है। अच्छा, चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।